बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलियाज़ बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमने जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्व करना है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंग्लिश का जो पोर्शन था उसका पहला क्वेश्चन था, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज़। अब क्वेश्चन को समझें। मैंने ये लिखा है कि मोस्ट कॉमन कैरेक्टर, और किसी ने जो कॉलरज को लगाया है वो तो राइटर है, किसी ने चासर को लगाया है, चासर तो है वो भी राइटर है, और चासर मिडल इंग्लिश पीरियड का बंदा है। तो मैंने पूछा हुआ है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, तो फिर कालरज तो ये अभी अभी का बंदा है, चासर जो है वो मिडल पीरियड का है, और आगे फिर करेक्टर जो है ओल्ड इंग्लिश का एक ही मैंने आपको बढ़ाया था, वो था बेवुल्फ। तो आप लोगों ने ये गलत टिक किया हुआ है बहुत सारों ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेनाइजेंस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम। अब रेनाइजेंस पीरियड जो है ये 1500 से स्टार्ट होता है। उसके बाद विच पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ पोप। अब पोप की जो एज है वो कौन सा पीरियड आता है। अब देखें यहाँ पे तीन ऑप्शन ने दिए हुए हैं। रोमांटिक तो हो ही नहीं सकता, रोमांटिक तो बहुत बाद की बात है, ये 1700 कुछ के दौर की है। और उसके बाद जो सेंसिबिलिटी है ये अगस्टन के बाद आती है, और ये जो अगस्टन एज है इसको जो है एज ऑफ पोप कहते हैं। उसके बाद आ जाता है, दे डांस्ड विद जॉय। उन्होंने खुशी से जो है वो डांस किया, बट लेकिन अली रिफ्यूज टू डू इट, लेकिन अली ने ये करने से इनकार कर दिया। अब देखें इसमें ऑप्शन है कंपाउंड, सिंपल, कम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, अगर प्रेडिकेट हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो तो वो तो सिंपल सेंटेंस है। और दूसरी बात जो है वो कंपाउंड है, इसमें दो सेंटेंस हैं, कंजंक्शंस ने दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया हुआ है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। और कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जो पेचीदा होता है, जो एक और दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, और उसके दो और दो से ज़्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लास भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया हुआ है, तो ये जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद अगली जो बात है वो है, असलम इज़ वर्किंग इन आर्मी सिंस 1990। अब असलम जो है आर्मी में 1990 से काम कर रहा है। अब देखें मैंने ये पूछा था इन दिस सेंटेंस नाउन यूज्ड, नाउन इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर, कलेक्टिव, एक और दो दोनों। तो देखें असलम क्या है, प्रॉपर नाउन, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो फिर इसका मतलब है ना प्रॉपर है ना कलेक्टिव, तो ये एक और दो दोनों पे आपने टिक करना था। उसके बाद उस्मान ईट्स एप्पल। अब देखें उस्मान सेब खाता है। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि ईट जो है वो कौन सा वर्ब है, तो सिंपल सी बात है, उस्मान जो है वो सब्जेक्ट है, और ईट्स जो है वर्ब, और एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो जो वर्ब होता है उसको जो है ट्रांजिटिव कहते हैं। अगर एप्पल ना दिया हो यानी कि ऑब्जेक्ट ना होता तो फिर इसको इनट्रांजिटिव। और रेगुलर वर्ब जो है वो क्या होता है, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगती है। तो ईट की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईटेड नहीं लगता, इसलिए ये रेगुलर भी नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाता है अगर लुक देश द वाइट बोर्ड, और मैंने आपको बताया था ये स्पेसिफिक जो है वो किसी उसको लोकेट करे, तो फिर जो है क्या आता है, एट, लुक एट द वाइट बोर्ड। उसके बाद दिस बुक इज़ पोइट्री, एट, ऑन, ऑफ। तो फिर पोइट्री का मैंने आपको ये भी डिटेल से एट एंड ऑन का बताया था, तो ये आता है दिस बुक इज़ ऑन पोइट्री। उसके बाद व्हाट ऑल आई अर्न became assets for my family in this sentence dash class is used। अब देखें कुछ लोगों ने इंटरोगेटिव क्लास लगाई है। अब कैसे कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है वो लगा हुआ है, तो ये तो बनता है इंटरोगेटिव, लेकिन मैंने आपको ये बोला था अगर इंटरोगेटिव व्हाट, वाई, वेयर, इनसे जो है क्लास स्टार्ट हो तो इसको नाउन क्लास कहेंगे। लेकिन ये भी आपने जो है लगाई हुई है गलत कुछ लोगों ने, तो ये नाउन क्लास बनती है। और दूसरे एडवर्ब, एडवर्ब क्लास तो बन ही नहीं सकती, इसमें एडवर्ब है ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है अली स्कूल इज डैश द रिवर। अब देखें किसी भी चीज़ की नज़दीकी को ज़ाहिर करने के लिए ऑन भी नहीं होता, फ्रॉम भी नहीं होता, और ये जो है बाय का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। अब देखें उसके बाद जो है अगला जो मैंने आपको टेस्ट दिया था वो टेस्ट पेडागोजी का था। वो क्या था, ग्रीक वर्ड पेडोस मीन। अब पेडोस पेडागोजी का एक पार्ट है। अब यह ग्रीक से ये लिया गया, तो पेडोस जो है वो चाइल्ड को कहते हैं, स्टूडेंट को भी, लीडर को भी नहीं कहते। उसके बाद प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। अब ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन किसकी है, असेसमेंट की है। द लैटिन वर्ड एजुकेयर। अब एजुकेयर
का मतलब क्या है, मैंने ये पूछा था। लीड फॉर तो ड्रा आउट, ये दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन इसका जो मतलब है वो ब्रिंग अप है। उसके बाद देखें क्वेश्चन को आपने समझना है, अगर ये सही तरह याद हो तो आप एकदम से सोचेंगे कि ड्रा आउट तो लीड फोर तो ये तो कुछ और मतलब है, ये तो एक ही चीज़ है। तो फिर तीसरा ब्रिंग अप बचता है, वो होगा एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम के जो एलिमेंट्स हैं वो चार थे, आपको पता है। डेज टेस्ट इज डिज़ाइन टू मेजर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया। अब देखें स्पेसिफिक एकेडमिक एरिया में जो है वो अचीवमेंट टेस्ट आता है। ये आपको डिटेल से आपने ये स्टडी किया होता तो यकीन करें आपको ये पता होता सब टेस्ट का। उसके बाद डैश दैट मेजर्स अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। देखें जब प्री डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हो, बच्चे को ऐसे जज करना कि पहले से एक क्राइटेरिया तय है उसके मुताबिक जज करना, इसको क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन दैट डज नॉट रिक्वायर एन आंसर। ऐसा क्वेश्चन कि जो आंसर के लिए नहीं दिया जाता, नहीं बोला जाता, तो वो कौन सा क्वेश्चन है। मैंने आपको ये मतलब भी बताया था, रिटोरिकल का मतलब भी होता है खिताब करना। तो रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा खिताब करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो जिसका मतलब ये आपसे कोई सवाल पूछना नहीं होता है, वो वैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑल मेंबर्स आर बाउंड टू फॉलो ऑर्डर एंड नो रिलैक्सेशन। देखें तमाम मेंबर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो करेंगे ऑर्डर को और कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो आपको मैंने बताया था ये अथॉरिटेटिव है। उसके बाद इन विच एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल रिजेंबल विथ डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम अथॉरिटेटिव है। और उसके बाद क्वेश्चन था सब ऑर्डिनेट डू नॉट फॉलो रूल। अब सब ऑर्डिनेट जो है वो रूल को फॉलो नहीं करते। और एंड एंजॉय लिमिटलेस फ्रीडम, जहाँ लिमिटलेस फ्रीडम हो तो वो आपको पता है सबसे थकी हुई जो वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेजिस फेयर है। तो ये भी जो है किसी ने डिक्टेटरशिप लिखाया, वो किसी अथॉरिटेटिव। तो देखे अथॉरिटेटिव और डिक्टेटरशिप तो एक ही है, ये तो एक चीज़ के दो नाम हैं। तो फिर लेजिस फेयर ये बहुत इजी है, लेकिन आपने इसको भी थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा। उसके बाद जो अगली बात है, गज़ल का वो शेर न मतला हो न मकता क्या कहलाता है। देखें गज़ल का वो शायर जो न मतला हो न मकता हो तो उसको बैत कहते हैं। बैतुल गज़ल या शाह बैत एक चीज़ के दो नाम हैं। बैतुल गज़ल उस शेर को कहते हैं जो गज़ल में सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा प्यारा शेर, उसको बैतुल गज़ल कहते हैं। और शाह बैत भी वही होता है, बैतुल गज़ल ही। तो इसका मतलब है गज़ल के हर शेर जो ना मतला हो ना मकता वो जो है वो बैत होता है। उसके बाद तमहीद व मदह में तलक पैदा करने के जो इशार कहे जाते हैं, आपको पता है ये ग्रेज होता है। हुस्न तलब होता है कि जिसमें लिखने वाला जो है, कसीदा लिखने वाला वो कुछ ना कुछ मांग रहा होता है। तो तशबीब जो है ये शुरू के इशार होते हैं जिसमें ज़माने के हालात वगैरह का तज़किरा किया जाता है। अब वो कसीदा जिसमें किसी की बुराई या मजम्मत की गई हो। अब बुराई या फिर मजम्मत करना ये जो है आपको पता है हजविया जो है वो कसीदा होता है। मरसिया लफ़्ज़ ये देखें ये बिल्कुल इजी है, रसा से निकला है। वो नज़म जिसमें तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, डेश नज़म कहलाते हैं। ये मौरा नज़म होती है जिसमें काफ़िए की पाबंदी नहीं होती। उसके बाद जो है पाबंद नज़म वो होती है जिसमें जो है काफ़िए की पाबंदी हो, रदीफ़ की भी पाबंदी हो, बैर की भी पाबंदी हो, वो पाबंद नज़म। आज़ाद नज़म वो होती है जिसमें जो है अपनी मर्ज़ी के छोटे बड़े मिसरे होते हैं। और मौरा नज़म वो होती है जिसमें मिसरे तो बराबर के होते हैं मगर काफ़िए की पाबंदी नहीं होती। अब देखें इबारत में वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो डेश कहलाती है। अब इबारत में अब वक्फ़ा आपको पता है वक्फ़े से ज़्यादा ठहराव है, सकता तो आता नहीं, ये तो कॉमा है, ये तो पहला ही वक्फ़ा है, छोटे से एक लिस्ट का नाम आएगा उसमें इस्तेमाल होगा। फिर अलामत वक़फ़ा दूसरा ऑप्शन है, तो अलामत वक़फ़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं क्वेश्चन में यही पूछ रहा हूँ कि इबारत में वक़फ़े से ज़्यादा ठहराओ, तो फिर अलामत वक़फ़ा कैसे हो सकती है? जबकि मैं कह रहा हूँ कि वक़फ़े से ज़्यादा ठहराओ, तो फिर कुछ लोगों ने अलामत वक़फ़ा को ही इस्तेमाल किया हुआ है। हालाँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वक़फ़े से ज़्यादा ठहराव के लिए कौन-सी अलामत आती है, तो ये है अलामत राबता। अब आगे क्वेश्चन था, वो हरूफ जो सबब बयान करें। सबब का दूसरा नाम इल्लत है, वजह। तो ये जो है वो इस्तिस्ना भी नहीं है, शर्त भी नहीं, बल्कि हरूफ इल्लत है। उसके बाद मालो असबाब बागो जागीर कुछ ना। अब देखें जब मैंने आपको बोला था सब या कुछ ये आ जाएं तो फिर फेल जो है वो
मुज़क्कर वाहिद होता है, तो कुछ न रही, रहे, रहा, तो यहाँ आता है कुछ न रहा। उसके बाद है हमने सिंध के आमों को मीठा पाया। अब देखें मीठे भी नहीं, मीठी भी नहीं और यहाँ पे आएगा मीठा पाया। उसके बाद औरतों ने कहा हम बाज़ार जाएँगी, जा रही हैं, जाएँगे। देखें मैंने आपको बोला था यहाँ पे अगर हम आ जाए तो फिर मुज़क्कर जो है वो प्लूरल होता है, ये जाएँगी नहीं आएगा। औरतों ने कहा हम बाज़ार जाएँगे। तो ये जो है इसमें जो है कन्फ्यूजन होती है सबको और पर्सनली मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे है। तो आप इसके रूल देखें तो आपको रूल को जब अच्छी तरह समझेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। यही हमारी जो आज की शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। जब अच्छी तरह समझेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है समझ आ जाएगा कि भाई ये एक आंसर तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये दूसरा फलां जगह से डाला हुआ है, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे देखें पीछे अभी जो है वो इंग्लिश के भी मैंने आपसे पूछे तो चासर किस दौर का है और रेनेसांस कौन सा दौर है और उसके अलावा जो है रोमांटिक एज कौन सा आता है, तो वो आपने रोमांटिक एज को टिक किया हुआ है। तो ये जब अच्छी तरह आप इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।